हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। कल हम लोग पादप समूह के फल, तना और जड़ के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग उसी का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे जो पादप हार्मोन है। अगर आप लोग एएलपी टेक्नीशियन और रेलवे का और अन्य किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं तो उसके लिए जो है आपको यह वीडियो जो है पादप हार्मोन आपको जो है हेल्पफुल होगा। तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। पहला दिया गया है पादप हार्मोन। उसमें देखिए, पादप में विभिन्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं जिसके द्वारा पौधे का वृद्धि एवं विकास की क्रिया नियंत्रण होती है। पादप में जो होता है विभिन्न प्रकार के जो होता है हार्मोन पाया जाता है, उसके ही द्वारा जो होता है पादप के वृद्धि माने पौधे की वृद्धि और विकास को नियंत्रण किया जाता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है ऑक्सिन के बारे में जानते हैं। तो ऑक्सिन के इसे जो है ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि करने वाला हार्मोन कहा जाता है। तो आप लोग को जो है याद हो गया होगा, ऑक्सिन को जो है ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि करने वाला हार्मोन कहा जाता है। यह पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। पूछा जाएगा कि जो पौधे के शीर्ष भाग में जो होता है कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो याद रखना है ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। इसके द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि होता है। तो पौधे की लंबाई में जो होता है वृद्धि होता है किसके द्वारा होता है, तो ऑक्सिन के द्वारा होता है। यह पौधे में फूलों तथा हार्मोन को गिरने से रोकता है। देखिए, यह पौधे में जो होता है फूलों तथा पत्तियों को जो है गिरने से रोकता है, याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है यह पौधे के आसपास मौजूद खरपतवार को नष्ट करता है। तो पौधे के जो आसपास जो मौजूद होता है खरपतवार माने जंगल, उसके अन्य जंगल जो होता है उसको जो है ये नष्ट करने का काम करता है। तो हम लोग ऑक्सीजन के बारे में जान चुके हैं। यह पौधे के शीर्ष भाग को में पाया जाता है। इसके द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। यह पौधे के फूल और पत्ती को गिरने से रोकता है और यह पौधे के जो है आसपास जो खरपतवार होता है उसको नष्ट करता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे जिब्रेलिन्स के बारे में। तो जिब्रेलिन्स जो है क्या करता है इसे देखते हैं। जिब्रेलिन्स जो है यह फूलों और पत्तियों को विकसित होने में मदद करता है। देखिए, जिब्रेलिन्स क्या करता है, यह फूलों एवं पत्तियों को विकसित होने में मदद करता है। यह बड़े आकार के फल एवं फूल के विकास में सहायता करता है। तो देखिए, बड़े आकार के फल जो होता है और फूल उसमें जो है यह सहायता करता है। तो हम लोग समझ गए हैं जो बड़े आकार के फल और फूल के जो है विकास में सहायता करता है और फूलों और पत्तियों को विकसित होने में भी सहायता करता है जिब्रेलिन्स। उसके बाद 3 में है साइटोकाइनिन। देखिए, साइटोकाइनिन क्या करता है, यह पौधे में कोशिका को विभाजन की एक सक्रिया होता है। देखिए, पौधे में जो कोशिका विभाजन होता है तो वो जो है सक्रिय होता है। कौन, साइटोकाइनिन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जो साइटोकाइनिन जो होता है कोशिका विभाजन में सक्रिय करता है जिससे विभाजन तेजी आती है। परिणाम स्वरूप कोशिका की संख्या बढ़ने से पौधे की मोटाई और गोलाई में वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा, जब कोशिका विभाजन होता है तो उसमें जो है कोशिका की संख्या वृद्धि होती है। वृद्धि होने के कारण जो है पौधे की मोटाई एवं गोलाई जो होता है वृद्धि होती है। उसके बाद 4 नंबर दिया गया है
एथिलीन, एथिलीन का सूत्र याद रखना है, C2H4 होता है। यह पादप में निर्मित होने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि पादप में निर्मित होने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन है, तो एथिलीन है, याद रखना है। यह पौधे में फलों को प्राकृतिक रूप से पकने में मदद करता है। देखिए, फलों को पकने में जो है प्राकृतिक रूप से मदद कौन करता है, तो एथिलीन। और कृत्रिम रूप से जो है, याद रखिएगा, जिसको हम लोग जो है एसिटिलीन गैस बोलते हैं। तो एसिटिलीन जो होता है कृत्रिम रूप से, और प्राकृतिक रूप से जो है एथिलीन गैस होता है। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकने के लिए जो है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड नामक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, जो जल के प्रतिक्रिया से जो है एसिटिलीन गैस बनता है। जब जल देखते हैं कि जो हम लोग लाते हैं केला पकाने के लिए एसिटिलीन माने कैल्शियम कार्बाइड, तो उसमें जब हम लोग जल छिड़कते हैं तो उसमें जो है जो गैस जो देखते हैं भाप के रूप में निकलता है, वो क्या रहता है, तो एसिटिलीन गैस रहता है, याद रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है अब्सेसिक एसिड। अब्सेसिक एसिड क्या करता है, इसे देखना है। यह पौधे में पुरानी पत्तियां, फूल तथा पके हुए फल को गिरने में मदद करता है। तो पौधे में जो होता है पुरानी पत्तियां, फूल और पके हुए फल को जो है गिरने में मदद करता है। तो याद रखना है, ये फल और फूल को विलंघन करने में या गिरने में जो है मदद कौन करता है, तो अब्सेसिक एसिड करता है। अब्सेसिक अम्ल के कारण पादप में वृद्धि संदर्भित होती है। तो याद रखिएगा, जो अब्सेसिक एसिड के कारण माने अम्ल के कारण जो होता है पादप में जो होता है वृद्धि जो होता है संदर्भित होता है। तो हम लोग पादप हार्मोन के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण को ही हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यह एकमात्र अभिक्रिया है जिसके दौरान O2 वातावरण माने ऑक्सीजन जो है वातावरण में मुक्त होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो होता है ना, ऑक्सीजन जो होता है वातावरण से मुक्त होता है। यह एक प्रकार का उपचय माने एनाबॉलिक क्रिया है, जिसके उपरांत कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो याद रखना है, इस क्रिया के द्वारा जो होता है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, यह हरे पौधे वातावरण से CO2 तथा मिट्टी से H2O ग्रहण करता है। ये ध्यान रखिएगा, जो हरे पौधा जो होता है वातावरण से CO2 मतलब पूछा जाएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान जो है हरा पौधा कहाँ से लेता है, तो वातावरण से। अब मिट्टी से जो है H2O माने जल को ग्रहण करता है। तो याद रखना है, जो जल को ग्रहण जो है कहाँ से करता है, तो मिट्टी से, जिसका उपयोग क्लोरोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है। तो पूछा जाएगा जो C2 और H2O जो ग्रहण करता है पौधा, तो किसके द्वारा जो होता है उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग ऊर्जा के रूप में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग जो होता है ऊर्जा के रूप में होता है। क्लोरोप्लास्ट को ही हम लोग जो है हरित लवक कहते, याद रखना है। तो इस क्रिया के उपरांत कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। याद रखिएगा, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें किसका निर्माण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है तथा O2 वातावरण में मुक्त होता है। याद रखना है, जो ऑक्सीजन जो होता है वातावरण में मुक्त हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। याद रखना है, ये ऐसा क्रिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और O2 मुक्त हो जाता है, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्न रूप से होती है। देखिए, जब क्या करता है, ये वायुमंडल से जो है 6 कार्बन परमाणु माने कार्बन डाइऑक्साइड के परमाणु ले लेता है और 12 जो है जल लेता है। क्लोरोप्लास्ट और लाइट के उपस्थिति में क्या करता है,
ये जो है ग्लूकोज माने कार्बोहाइड्रेट बनाता है C2H12O6 याद रखिएगा। और यहाँ जो है जल भी साथ साथ बनाता है और O2 को जो है यहाँ मुक्त करता है, याद रखना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होता है। उसके बाद आगे दिया गया है प्रकाश संश्लेषण के लिए घटकों की आवश्यकता। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कौन कौन घटक जो है आवश्यक याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण से लेता है, मिट्टी से जो है जल लेता है तो जल के भी आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल जो है हरित लवक से बने हरे पौधा से लेता है। और प्रकाश, इन सभी को जो है ज़रूरत पड़ता है। पौधे में पत्तियों के किनारे पर छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं तो स्टोमाटा। हम लोग पिछले क्लास में भी देखे हैं स्टोमाटा के बारे में। स्टोमाटा का निर्माण ध्यान रखना है गार्ड सेल से होता है। मैंने हम कहे थे जो स्टोमाटा जो होता है किस से घिरा होता रहता है तो सहायक उसका माने गार्ड सेल से, याद रखना है। गार्ड सेल में जल भरने से आकार में वृद्धि हो जाता है, बात सही है। जब जब वृद्धि हो जाता है गार्ड सेल में माने सहायक कोशिका में तो जो होता है उसमें जो है पत्ती के जो है मोटाई में भी वृद्धि हो जाता है जिससे स्टोमाटा का छिद्र जो है खुल जाता है। जिसके माध्यम से O2 + CO2 जो है एक्सचेंज होते रहता है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो होता है याद रखिएगा वह जो है पौधे जो है हरे पौधा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपने ग्रहण करता है। हम लोग को जो है क्या होता है तो ऑक्सीजन मुक्त करता है। लेकिन वह जब श्वसन होता है रात के समय तो रात के समय जो है मतलब हरे पौधा जो होता है ऑक्सीजन ग्रहण करता है और CO2 जो है मुक्त करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये बात के। तो हम लोग जानते हैं कि ये रात के समय जो है पेड़ के नीचे जो है सोने के लिए जो है मना किया जाता है। तो आखिर क्यों, तो ध्यान रखिएगा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है दिन में होता है और श्वसन की क्रिया जो होता है रात में होता है। तो जो है हरे पौधा जो होता है वो जो है रात के समय जो है वह श्वसन की क्रिया करता है। श्वसन की क्रिया में जो है वो ऑक्सीजन जो है ग्रहण करता है, CO2 जो है मुक्त करता है। तो इसलिए जो है हम लोग को जो है रात के समय जो है पौधे के नीचे जो है सोने के लिए मना किया जाता है। नीचे दिया गया है स्टोमाटा से H2O के वाष्प के रूप में बाहर आ जाने से स्टोमाटा छिद्र बंद हो जाता है, याद रखना है। ये स्टोमाटा जो होता है से जल के वाष्प के रूप में बाहर आने लगता है। तो स्टोमाटा जो है क्या होता है स्टोमाटा का छिद्र जो होता है बंद हो जाता है जिसमें गैसों के आने जाने की क्रिया रुक जाती है। ध्यान रखिएगा जब जल का जो है वाष्प के रूप में जब परिणत हो जाता है उड़ता है तो उसमें जो है छिद्र बंद हो जाता है जिससे जो है गैसों का आना जाना जो होता है बंद हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि ये पौधा जो है श्वसन जो क्रिया करता है वो पत्ती के द्वारा ही करता है। अब नीचे दिया गया है हरित लवक। देखिए हरित लवक जो है इसका पाठ दिया गया है। तो हम लोग जो है हरित लवक के बारे में जानते हैं। यह 2 आवरण से घिरा होता है। देखिए हरित लवक जो होता है 2 आवरण से घिरा होता है। यह पत्तियों के सतह पर पाया जाता है। ध्यान रखना है ये हरित लवक जो है कहाँ पाया जाता है तो पत्तियों की सतह पर पाया जाता है। हरित लवक में लिक्विड भरा होता है, याद रखना है। जो हरित लवक में जो होता है लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। तो हरित लवक में जो लिक्विड भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं तो स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं थाइलाकोइड, याद रखना है। जो थाइलाकोइड जो है स्ट्रोमा में जो होता है गोलाकार संरचना होता है उसे हम लोग थाइलाकोइड बोलते हैं। थाइलाकोइड की सतह पर क्लोरोफिल का निर्माण होता है। ध्यान रखना है ये क्लोरोफिल का निर्माण जो होता है पत्ती में कहाँ होता है तो थाइलाकोइड के, याद रखना है थाइलाकोइड के पर होता है। जब कई थाइलाकोइड एक के ऊपर एक व्यवस्थित हो जाते हैं
तो उसे समूह को जो है गिरेना कहते हैं। ध्यान रखना है, जब थैलाकोइड जो होता है, क्वाइड जो होता है एक के ऊपर एक व्यवस्थित हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गिरेना कहते हैं, याद रखना है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर भोजन के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ध्यान रखिएगा, जब भोजन के क्रिया जो होता है पौधे में, ये कहाँ जो होता है संपन्न होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, तो याद रखना है। उसके बाद इसलिए जो है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोशिका का रसोई घर जो है किसको कहा जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट को, किचन ऑफ सेल, याद रखना है। क्लोरोफिल में हेड तथा टेल जैसी संरचना पाई जाती है। देखते हैं कि जो क्लोरोफिल में जो होता है हेड और टेल जैसी जो संरचना पाई जाती है, तो जिसमें जो हेड का निर्माण जो होता है, याद रखना है, मैग्नीशियम धातु से होता है। याद रखिएगा, जो हेड का निर्माण जो है किस धातु से होता है, मैग्नीशियम धातु के। इसी वजह से जो है क्लोरोफिल का रंग जो होता है हरा होता है, तो याद रखना है, जो मैग्नीशियम धातु के वजह से ही जो होता है क्लोरोफिल का रंग जो होता है हरा होता है। याद रखिएगा ये भी कि जो क्लोरोफिल में जो होता है कौन सा धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम धातु। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, पर्णहरित को। उसके बाद हम लोग नीचे दिया गया है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। याद रखना है, जो क्लोरोप्लास्ट में जो होता है क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा माने प्रकाश ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से क्लोरोफिल जो होता है 4 प्रकार के संपन्न होता है, माने 4 प्रकार के प्रकाश संश्लेषण से संपन्न होता है। तो ध्यान रखना है, जो क्लोरोफिल ए होता है जिसका सूत्र जो है याद रखना है, जिसका सूत्र जो है C55H72O5। ध्यान रखिएगा, यहाँ 55 है तो C55H72O5 N4 Mg होता है। इसका क्लोरोफिल 6 का होता है C55H70 और O6 N जो होता है 4 Mg होता है। क्रोटेन होता है तो क्रोटेन पीला होता है, तो पीला जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो C40H56 होता है। याद रखना है, इन सभी इम्पोर्टेंट है। और जेंथोफिल होता है, जेंथोफिल जो लाल होता है, तो इसका जो होता है क्या होता है, ये जो होता है C40H56 O2 होता है। तो याद रखिएगा, आप लोग को ध्यान हो गया, याद हो गया होगा, ये क्लोरोफिल जो होता है 4 प्रकार के होता है। अब हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है यह 2 चरणों में संपन्न होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया या प्रकाशीय अभिक्रिया क्या है से समझते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण होता है जो पूरी तरह से प्रकाश पर निर्भर करता है। देखिए ध्यान रखिए, प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होता है, तो ये पहला चरण होता है। पहला चरण होता है तो ये प्रकाश पर जो है पूरी तरह से निर्भर करता है। इसी के कारण जो है इसको क्या कहा गया है, लाइट रिएक्शन माने प्रकाशिक अभिक्रिया। यह अभिक्रिया गिरेना में होता है। देखिए हम लोग जो है मतलब हम लोग जो पढ़े हैं क्लोरोफिल जो होता है वो एक मतलब जो उसमें जो होता है हम लोग थाइलाकोइड जो है हम लोग जो है देखे थे, तो एक के एक ऊपर व्यवस्थित हो जाता था, तो उसी को हम लोग गिरेना कहते थे। तो याद रखिएगा, ये प्रकाश की अभिक्रिया जो होता है गिरेना में होता है, याद रखना है। उसके बाद लाइट रिएक्शन के दौरान क्लोरोफिल के अणु उत्तेजित हो जाते हैं जिससे एटीपी का निर्माण होता है। ध्यान रखना है, जो प्रकाशिक रिएक्शन जो होता है क्लोरोफिल के अणु के उत्तेजित हो जाते हैं जिससे जो है एटीपी का निर्माण होता है। इसके द्वारा ही जल के हाइड्रोजन एवं हाइड्रो ऑक्साइड आयन टूट जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा एटीपी के द्वारा जो होता है हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन का में टूट जाता है। लाइट रिएक्शन के दौरान
जल को तोड़ने की क्रिया संपन्न होती है। ध्यान रखिएगा, लाइट रिएक्शन के ही कारण जो होता है जल को तोड़ने की क्रिया होती है, इसलिए इसे फोटोलाइसिस कहते हैं। याद रखना है, जल की क्रिया जो होता है प्रकाशिक अभिक्रिया द्वारा टूटता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फोटोलाइसिस कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं जल के टूटने के उपरांत बनने वाला हाइड्रोजन आयन NADP होता है। ध्यान रखना है, जो जल जब उपरांत टूटता है माने फोटोलाइसिस जो होता है, तो उसमें जो है हाइड्रोजन आयन क्या बनता है, मतलब NADP बनता है। इसके सहयोग से जो स्टोमा में चला जाता है, NADP से जो है फिर जो है स्टोमा में चला जाता है। देखिए NADP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना है निकोटाइनेमाइड एडिमाइन और डाइक्लोटाइड फोटोफाइट माने फॉस्फेट होता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है जो NADP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो निकोटाइनेमाइड एडिनाइन डाइक्लोटाइड फॉस्फेट होता है। तो यह हाइड्रोजन ग्राही के रूप में होता है। ध्यान रखिएगा जी, यह जो होता है NADP जो होता है हाइड्रोजन ग्राही के रूप में होता है। जल के टूटने के साथ ही जो है लाइट रिएक्शन जो होता है माने प्रकाशिक क्रिया जो होता है संपन्न हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही जल टूटता है तो जो होता है प्रकाशिक क्रिया जो होता है संपन्न हो जाती है। अब है दिया गया अप्रकाशिक क्रिया। यह प्रकाश के संश्लेषण का दूसरा चरण होता है, जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसी को हम लोग जो है डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक रिएक्शन कहते थे। इसमें प्रकाश की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, डार्क रिएक्शन के दौरान जो होता है RUDP का निर्माण होता है। याद रखिएगा, रिबुलोज डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, इसके मदद से जो होता है CO2 को स्टोमेटा में लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये डार्क रिएक्शन के दौरान जो होता है RUDP का निर्माण होता है, जो CO2 की मदद से जो है स्ट्रोमा में लाया जाता है। NADP द्वारा जो है हाइड्रोजन तथा RUDP द्वारा जो होता है CO2। ध्यान रखिएगा, प्रकाशीय जो अभिक्रिया हुआ था तो उसमें NADP का निर्माण हुआ था, तो उसके द्वारा जो होता है क्या होता है हाइड्रोजन को लिया जाता है। और इसमें अप्रकाशिक में जो होता है RUDP के द्वारा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को अभिक्रिया होती है, जिससे क्लोरोहाइड्रेट का निर्माण होता है। देखिए ध्यान रखिएगा जी, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा जी, दोनों की क्रिया के दौरान जो होता है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मुक्त होने वाली O2 जल का भाग होता है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन जो होता है किसका भाग होता है, तो जल का भाग होता है। उसके बाद आगे दिया गया है डार्क रिएक्शन के दौरान कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, डार्क रिएक्शन के दौरान ही जो होता है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली अंतिम उत्पाद जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है सब लास्ट में क्या बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। जब बेकार पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, जबकि बेकार पदार्थ के रूप में जो होता है किसका निर्माण होता है, तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब हम लोग नीचे दिया गया है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक। देखिए प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन कैसे जानते हैं। एक में दिया गया है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक जो एक में दिया गया है CO2। देखिए ये क्या करता है इसे देखते हैं। वातावरण में CO2 की मात्रा अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है दर जो होती है बढ़ती है, और CO2 की मात्रा कम होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है
कमी होती है। ध्यान रखिएगा, वातावरण में जो होता है अधिक मात्रा में जब रहता है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती है, और कम रहता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है कमी होती है। उसके बाद आगे दिया गया है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की मदद में तेजी आती है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के जो होता है, प्रकाश जब अधिक होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है तेज होता है, लेकिन इंटेंसिटी कम होने पर जो होता है उसकी लाइट जो तीव्रता जो होता है कमी होने के कारण जो है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है कमी होता है। तो सिंपल सी बात है, जब प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की तीव्रता होती है, तीव्रता बेसी रहती है तो उसके दर जो होता है वृद्धि होता है प्रकाश संश्लेषण के, और कमी रहता है तो कमी होता है, याद रखना है। बल्ब, लैंप, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती की रोशनी प्रकाश संश्लेषण के दर को धीमी करती है। याद रखिएगा, लैंप, ट्यूबलाइट और मोमबत्ती जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जो होता है धीमी करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिया गया है ताप। ताप से क्या होता है इसे देखते हैं। ताप बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ाने पर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है तो बढ़ती है। 35 डिग्री सेल्सियस तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 35 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ने पर जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो होता है वृद्धि होता है, और 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाने पर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो होता है कमी आने लगती है, जो 40 डिग्री सेल्सियस पर पूरे बंद हो जाता है। ध्यान रखिएगा, 35 डिग्री से थोड़ा सा जैसे 36 हुआ, 37 हुआ तो वहाँ कमी होने लगता है, 40 डिग्री पर जाकर जो होता है बंद हो जाता है, याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अच्छा तापमान कितना माना जाता है तो 35 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो ध्यान रखना है, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है सर्वाधिक जो है अच्छा जो है तापमान किसको माना जाता है तो 35 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है। अब नीचे दिया गया है प्रकाश का रंग, मतलब कलर ऑफ लाइट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर सबसे तेजी जो होता है लाल रक्त में होता है। ध्यान रखना, लाल प्रकाश में होता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, जो प्रकाश का रंग जो होता है सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है कौन रंग में होता है तो लाल रंग में होता है। लाल के बाद सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण जो होता है ब्लू कलर में होता है, नीला में होता है, याद रखना है। और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैगनी कलर में होता है, याद रखना है। और हरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो ध्यान रखिएगा, हरे रंग में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। और सबसे कम जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है बैगनी में होती है, और सबसे अधिक जो होता है लाल रंग में होती है। तो आप लोग को जो है यह वीडियो अगर जो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है आपके लिए जो है मैं ऐसा ही वीडियो ला सकूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।